हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी। ठीक है। और यह जो प्रश्न है आपका पूछा गया था 20 अगस्त 2023 को। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, सिर्फ आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट की एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। क्योंकि सीटेट की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त 2023 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था ना, उस प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ये दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह प्रश्न आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया जो है ना, डिस्ग्राफिया जो है यह एक लेखन संबंधी विकार होता है बच्चों में लेखन संबंधी विकार जो होता है जिसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चे जो है ना नियमित आकार में अक्षरों को नहीं लिख पाता है। कभी लाइन के ऊपर, कभी लाइन के नीचे, यानी कभी बड़ा कभी छोटा, इस तरह के लिखता है। तो इस तरह के जो विकार होता है बच्चों में, इस विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है ये आपका लेखन संबंधी विकार होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका त्वरण गतिवर्धन। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या होगा? तो यहां पर होगा पहला, यहां पर कथन है पाठचर्या में अनुकूलन करें। ऑप्शन आपका ये सही है। दूसरा है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। यह भी कथन सही है। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। यह भी कथन सही है। यानी 1 2 3 यह कथन सही है, जो कि 1 2 3 जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 कहता है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डेंस संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की डेंस संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, शैशवावस्था में समाजीकरण की जो है ना, समाजीकरण की जो प्रथम संस्थाएं होती है ये आपके परिवार होती है। ठीक है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रथम संस्थाएं जो परिवार होती है, तो समाजीकरण की डेंस संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है शैशवावस्था में। तो प्राथमिक संस्थाएं जो कि परिवार होती है ये महत्वपूर्ण होती है शिशुअवस्था में। और प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है? तो ये आपका माध्यमिक अवस्था। ठीक है, माध्यमिक संस्थाएं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, प्राथमिक माध्यमिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 कहता है लय वाइगोत्स्की के अनुसार। तो देखिए, लय वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो पारंपरिक स्तर होगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 कहता है, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दिया हुआ है
शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये भाई अभिकथन ये है, इसका कारण आर दिया हुआ सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है कौन गलत है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकास करने में क्या करता है, मदद करता है। ये कथन क्या है, सही है। इसका कारण आर दिया हुआ है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही कथन और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है आपको विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो बच्चे जब कितने साल के होते हैं, तो बच्चे जब 3 वर्ष के जब हो जाते हैं ना, तो पहेलियों और चुटकुलों को क्या है, सुनना पसंद करते हैं और ऐसे खेलों शब्दों में क्या है, शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, 3 साल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा के करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो होगा आपका केंद्रीयन। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। क्या होगा एक राइट आंसर इसका। तो देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि जो है ना, ये स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, और मध्य बाल अवस्था में जो होता है यह धीमी होती है, तार्किक होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर होगा, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक। ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, स्थूल गति कौशल का कौन सा उदाहरण होगा, बताइए। तो देखिए, तैरना जो है ना, ये आपका स्थूल गति कौशल का उदाहरण। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, तैरना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करता है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, एक दर्शन शास्त्री के पास जो है ना, वो जो बुद्धि होती है वो क्या होता है, दिक् स्थान होती है, और मूर्तिकार के पास होता है अंतर व्यक्ति बुद्धि। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अब सेकेंड नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ थर्ड होगा, अंतर व्यक्ति और दिक् स्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, अनुभवात्मक अधिगम जो है,
यह आपका बोल देता है आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव तरीका है? तो ये आपका उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण आर दिया हुआ है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, ए और आर दोनों सही कथन है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती आपका गैर प्रासंगिकीकरण। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, गैर प्रासंगिकीकरण। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो आपका कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, आपका आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है विफलता के लिए। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह दिया हुआ है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही होगा, बताइए। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 23 का आता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चे के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है आपका मूर्त पुरस्कार, दूसरा है सहकर्मी सहयोग, तीसरा है सामाजिक अलगाव, चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका निभाता है कौन? तो यह लिखाता है सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, सहकर्मी सहयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य जो होता है यह बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, तो उसकी सोच की विशेषता है आपका जीववादी चिंतन। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, जीववादी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाली विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो स्वलीनता वाली विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट विशेषता जो होती है बार बार दोहराव आवर्ती व्यवहार। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 27 का तहत निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यह दिया हुआ है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विशेष परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण आर दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बताइए दोनों कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, ए और आर दोनों सही कथन है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारण जो है
कोई अवधारणा किस तरह से होना चाहिए? कोई अवधारणा जो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका सीडीपी का है, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता जो है, ये आपका विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 20 अगस्त 2023 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी से, वो सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।